नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। जेएसएससी सीजीएल आज हम लोग हिंदी की चर्चा करेंगे। जो पेपर 2 में आपका 15 लैंग्वेज दिया हुआ है, तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स हिंदी विषय को लेकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं। कम समय में वो कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में और उनका मैक्सिमम मार्क्स अचीव होगा पेपर 2 में, ये मेरा गारंटी है। अगर उस तरीके से अगर वो फॉलो करते हैं चीजों को तो, क्योंकि कम समय बचा हुआ है। कई लोग हो सकता है कि 100% पढ़ चुके हों पूरा सिलेबस, कई लोग 50-60% पढ़ चुके हों, कई लोग होंगे जो 30%, कई लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा 10% पढ़े होंगे। तो मैं वैसे सारे अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूंगा कि कैसे वो तैयार करें, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं हमको पढ़ना है, ये मालूम होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात कि आप कितना इनपुट लेते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका आउटपुट कितना निकलता है। 8 घंटे आप यहां पे पढ़ रहे हैं, पता चलेगा कि आउटपुट वहां पे आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उतना पढ़ने का। आपने 8 घंटा बर्बाद किया समझिए तो, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने इनपुट जितना लिया उससे ज्यादा आप आउटपुट निकालिए, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि आपको एग्जाम निकालना है, तो कई लोग तो विद्वान बनने यहां पर चले आएंगे, पूरा एकदम लगे पड़े हैं पढ़ने, जो मन आ रहा है लेके सारा बुक ले आया बाजार से और सारा बुक निकाल के पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने से आप विद्वान जरूर बन जाइएगा, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। विद्वान बनना और एग्जाम निकलना दोनों में अंतर होता है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कैसे हम लोग इसमें से कैसे हम लोग इसका तैयारी करें ताकि मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो हमारा उसी में से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए और हम लोग सॉल्व करने लायक रहें। तो मैं एक एक करके बिंदुवार आपको बताता हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो को पॉज करिए और ये सिलेबस अपने हाथ में लीजिए या कोई दूसरे मोबाइल में आप देखते रहिए इस सिलेबस को, तभी आपको ये समझ में आए कैसे मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए, चाहे तो आप निकलवा के ले आइए। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका भाषा टॉपिक दिया हुआ है। भाषा में क्या है? हिंदी की उत्पत्ति है, पुरानी हिंदी औहट है और डिंगल है, ठीक है। इसके बाद भाषा में ही है भाषा के विविध रूप है, जिसमें रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अलग से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आपको पढ़ना है। उसके बाद भाषा विज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। भाषा विज्ञान में उसकी भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, इससे संबंधित पढ़ना है। साहित्य सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत अलग से दिया हुआ है, ठीक है, दोनों अलग से दिया हुआ है। उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी अलग से दिया हुआ है। अगर देखिए अलग अलग अगर बुक को लीजिएगा, जैसे कि पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के कई सारे बुक आते हैं, देवेंद्रनाथ शर्मा का है, सत्यदेव मिश्र का है, सत्यदेव चौधरी का है, विवेक शंकर का है, पाश्चात्य जो साहित्य सिद्धांत है, और भी कई लोग क्या आते हैं, तारकनाथ बाली का है, बहुत सारे बुक हैं। अगर कोई एक भी बुक अगर आप लेंगे ना तो वो 300 पेज का होगा, 300 से 350 पेज का वो होगा। एक बुक 300 से 350 पेज का होगा, ठीक, सिर्फ पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत का। उसके बाद भारतीय साहित्य सिद्धांत आएंगे तो उसमें भी कई सारे राइटर हैं, ठीक है, उसमें भी आपका भागीरथ मिश्र और भी कई सारे राइटर हैं, तो वो अलग से हो गया। अब एक एक करके अगर आप बुक लेके पढ़िएगा ना तो आप चाहे आपको नॉलेज अच्छा खासा हो जाए, लेकिन एग्जाम मतलब जब आपका डेट जो 16-17 दिसंबर दिया हुआ है तब तक आप पूरे सिलेबस को भी नहीं कंप्लीट कर पाइएगा। अब आपका दूसरा है साहित्य। तो साहित्य में आपका काव्य दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे जो हमारे जो कवि हैं, सूरदास है, तुलसीदास है, बिहारी हैं, इनके बारे में जितने भी हैं वो उनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तीसरा में उपन्यास हो गया। तो उपन्यास में आपका 3 उपन्यास दिया हुआ है, कहानी में आपका 8 कहानी दिया हुआ है, नाटक में आपका 3 नाटक दिया हुआ है। ये सारा हमारा हो गया 5वें पॉइंट तक। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में अगर आप देखिएगा यहां पे तो हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का। ये संपादन किए हैं डॉक्टर नगेंद्र, संपादक यहां लिखा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये इन्होंने मूल राइटिंग नहीं किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, ठीक है। इनका मूल राइटिंग है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन दोनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, दोनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोनों को आपको पढ़ना है। लास्ट में आपको व्याकरण दिया हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि ये 2 बुक तो सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास आपका सिर्फ सिलेबस में ही दिया हुआ है, ठीक। और इसी में आपको मिलेंगे ये जितने भी आपका साहित्य में जितने भी राइटर दिए हुए हैं ना, कवि, तो इसी में आपको मिल जाएंगे। तो हमको करना क्या चाहिए? देखिए मैं एक एक चीज करके बताता हूं। अगर मुझे समय मिल पाया
तो मैं आपको क्या करूंगा, जो भी टॉपिक वाइज हैं मैं कुछ कुछ आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मान लीजिए विद्यापति हो गया, तो विद्यापति से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विद्यापति के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं क्या आपको याद होना चाहिए। तो मुझे जैसे अगर समय मिल पाया तो मैं कुछ आपको लेक्चर देने का प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल घोंट के पी जाइएगा, ठीक है, पहला बात। तो वैसे मैं देने का प्रयास करूंगा। बाकी अब आपको क्या करना है, पहली बात ये समझिए, देखिए उपन्यास जो भी दिया हुआ है, तीनों उपन्यास आपको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। पढ़े रहिएगा तभी उसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको बताया जा रहा है कि गोदान, हाँ इसमें होरी है तो धनिया है, उसकी पत्नी का नाम ये था, तो इसमें सिलिया है, माता दिन है, ऐसे करके कोई ऑब्जेक्टिव टाइप सिर्फ क्वेश्चन वाइज अगर देख रहे हैं तो उससे आपको फायदा उतना नहीं मिलेगा। वो फायदा तब आपको मिलेगा जब आप इस टेक्स्ट को पढ़े हुए रहिएगा, गोदान को आप पढ़े हुए रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा और इसको पढ़े हुए रहिएगा तभी आप वहां पे सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो तीनों आपको उपन्यास पढ़ लेना चाहिए और ये बहुत भारी भरकम काम नहीं है। आप चाहिएगा तो जो पेपर 3 जो है, पेपर 3 के तैयारी के साथ ही अगर आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे अगर आप निकालिए ना, तो एक एक करके आप कहानी, नाटक, उपन्यास को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए, 8 कहानी पढ़ना चाहिए। एक दिन अगर आप लेके बैठ जाइए ना तो पूरा कहानी आप पढ़ लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए तो आपका हो गया। रिवीजन अगर आपका नहीं होगा तो वहां पे पता ही नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगा कैरेक्टर का नाम किस कहानी से पूछ रहा है, किस उपन्यास से पूछ रहा है। अब जो हिंदी के कैंडिडेट्स होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका बहुत सारा चीज तो ये पढ़ा हुआ होगा, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो एमए हिंदी से किए होंगे या जिनका हिंदी बैकग्राउंड होगा, ठीक ठाक होगा, जो पढ़े होंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो ऐसे हिंदी ले लिए होंगे, ठीक है, जिन्होंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है नाटक को, उनकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो उनको एक बार पढ़ने से तो हो ही नहीं जाएगा, एक बार पढ़ने से होगा ही नहीं, उनको 1-2 बार और रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो नोट्स बनाते रहिए कि क्या क्या इसके कैरेक्टर के नाम है, उनके चरित्रों के क्या नाम है। तो आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, नाटक, कहानी और उपन्यास। ये अगर आप पढ़िएगा तो आपका बहुत सारा चीज आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहानी अगर आप पढ़ लीजिएगा, पूरा कहानी आपको अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार बल्कि पढ़ लीजिए, ठीक है। छोटा छोटा कहानी है, आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें से आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाइए पूरे भारत में, अगर जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है तो इसमें से सेम टू सेम उठा लिया जाता है प्रश्न, ठीक है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहां पर ऑब्जेक्टिव यहां पर पूछा जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, जो भी आपका साहित्य वाला जो खंड है, ठीक है, तो साहित्य वाले खंड में अगर आप देखिएगा तो साहित्य वाले खंड में आपका बहुत सारे कवि जो यहां पर दिए हुए, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण, उसी का टॉपिक निकालना है और आपको उसी के बारे में मेन जो पॉइंट्स हैं वही आपको इसमें से पढ़ना है। या तो आप इसी में अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जितने दिए हुए हैं बस उसी को पढ़िए। हालांकि आपको ये पूरा बुक ही आपको ये पढ़ना है। क्यों आपको ये पूरा बुक पढ़ना है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, ये दोनों बुक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यानी कि आपको पूरा बुक ही ये पढ़ना है। लेकिन अगर पूरा बुक अगर आप पढ़ने बैठिएगा ना तो आपका अभी 1 से 1.5 महीने में आपका ये खत्म ही नहीं कर पाइएगा। ये सिर्फ दोनों बुक ही नहीं खत्म कर पाइएगा, ठीक है। ये लगभग 800 पेज का है, ये 300-350-400 पेज का है, तो बहुत मुश्किल है खत्म करना, ठीक है। तो मेन जो भी पहले दिए हुए हैं, जो भी यहां पर दिए हुए हैं, जो कवि दिए हुए हैं, उनको पहले पढ़ना है। और अगर इसको अगर आप निकालिएगा ना तो इसमें से सिर्फ आपके यहां छायावाद तक आपको मिलेंगे। जो महादेवी वर्मा जो है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला पंत और जो महादेवी वर्मा है, वहां तक आप इससे पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में जो है, लास्ट जो हिंदी साहित्य का ये छायावाद उत्तर, जो बाद में छायावाद के बाद जो आएंगे, जो भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो उसमें से कुछ जो राइटर हैं यहाँ पर, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, नागार्जुन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल, तो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप विकिपीडिया से भी आप राइटर का नाम देख सकते हैं कि यहाँ धूमिल सर्च किया, उन्होंने क्या क्या कौन कौन से काव्य उन्होंने लिखे हैं और क्या क्या उनका महत्वपूर्ण रहा है, उसमें से कौन कौन से अंदर आते हैं, ठीक है। तो वैसे करके भी उसमें सर्च कर लेना है, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ धूमिल का और किस प्रकार के रचनाकार हैं, ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट बना लेना है। अब देखिए, अगर मुझे समय मिल पाया, मैं समय निकालने का बिल्कुल प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास कुल समय बचा हुआ है लगभग 45 से 50 दिनों का,
ठीक है, 50 दिनों का समय आप मोटा मोटी मान के चलिए, उसमें आपको 2-2 घंटे इसमें देना चाहिए। चाहे कुछ लोग बोलें कि हाँ ये तो सबका तैयार होता है, सबका नहीं, आप अपना देखिए कि आपका तैयार है कि नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना, सीट जितना होगा उतना ही लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना तैयार है, आपका मैक्सिमम तैयार होना चाहिए। आप हमेशा लीड करने के लिए सोचिए। ठीक है, तो ये आपका अच्छा खासा तैयार होना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ समय मिलता है तो मैं जितने भी आपके जैसे राइटर दिए हुए हैं या फिर भाषा खंड में भी जो है बहुत सारे जो टॉपिक है मैं बिल्कुल करवाने का आपका प्रयास करूंगा। तो देखिए, इसका एक ही पहला क्रक्स निकला। पहली बात कि आपको उपन्यास, कहानी और नाटक, ये तीनों पहले आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और इसमें से आपको प्रश्न जो है ना वहां पूछे जाएंगे। एकदम गारंटी रखिए, 100% श्योर रखिए। जब एग्जाम देकर निकलिएगा ना तब मुझसे पूछिए कि हाँ ये पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे, इसके अंदर से पूछे जाएंगे और जब पढ़े रहिएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा कहानी, नाटक और उपन्यास, ये तीनों हो गया। ठीक, उसके बाद आपके पास अगर ये बुक होगा, रामचंद्र शुक्ल का बुक हो, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया हुआ है, तो इसमें से क्या करिए कि इसमें से आपको साहित्य में जो भी जितने भी जो कवि दिए हुए हैं उनको निकाल के बस पढ़ना है। ठीक, जैसे विद्यापति दिए हुए हैं, विद्यापति को पढ़ लिया, आगे तुलसीदास दिए हुए हैं, कबीर दास, सूरदास दिए हुए हैं, जितने भी दिए हुए हैं उनको निकाल के पढ़िए और थोड़ा थोड़ा अलग से भी आपको उसमें देखते जाना है। ठीक है, लेकिन मेन आपको ध्यान देना है कि जितने लिखे हुए हैं ना उतने ही को पढ़िए। ठीक है, पहली बात, क्योंकि अभी कम समय है, जो पहले से तैयार कर चुके होंगे तो उनका तो मान लीजिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, वो और ज्यादा उसमें से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पूरा सिलेबस में ही दिया हुआ है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास और रामचंद्र शुक्ल का पूरा बुक ही दे दिया हुआ है, बुक का नाम ही दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, यानी वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप कहीं से भी पूरा तैयार करने के लिए सोचिएगा तो आप कम समय में नहीं तैयार कर पाइएगा। इसीलिए जितना दिया हुआ है राइटर उतने ही राइटर को रामचंद्र शुक्ल में से पढ़ लीजिए। जो बाद के राइटर मिलेंगे ना, जैसे जो छायावाद के बाद, क्योंकि ये छायावाद तक ही लिखते हैं मेनली जो रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, इनमें सारा चीज मिल जाएगा। जो छायावाद के बाद भी जितने कवि आएंगे तो उनका सारा चीज मिल जाएगा। जैसे धूमिल वगैरह हैं और भी जो कवि दिए हुए हैं तो उनका डॉक्टर नगेंद्र में से पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों बुक लेके बैठे हुए हैं और दोनों बुक एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, वैसे करिएगा तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके अलावा व्याकरण भी है, व्याकरण भी आपको देखना है, संधि समास जो है, इसमें मुहावरे वगैरह भी हैं और कारक संज्ञा सर्वनाम ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो व्याकरण भी आपको देखना है, थोड़ा थोड़ा देखते जाना है। ये देखिएगा तो आपको पेपर 1 जो क्वालिफाइंग है उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब रहा भाषा खंड की बात, तो भाषा खंड में क्या करें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बुक अगर आते हैं, एक एक बुक अगर आप पढ़ने जाइएगा ना, कि अगर इसमें पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत है, भारतीय साहित्य सिद्धांत है, प्रयोजन मूलक हिंदी है, सभी के अलग अलग अगर आप पढ़ने जाइएगा तो एक एक बुक के जैसे बहुत सारे राइटर हैं। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की अगर बात करूं तो देवेंद्रनाथ शर्मा ने भी लिखा है, सत्यदेव मिश्र भी हैं, फिर उसके बाद तारकनाथ बाली भी आते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे राइटर ने लिखा है। ठीक है, सिर्फ पाश्चात्य साहित्य। और कोई भी अगर आप एक बुक लीजिएगा तो एक बुक 350-400 पेज का आपको बुक मिलेगा। ठीक है, पूरा बुक आप नहीं पढ़ पाइएगा। अगर बुक अगर आपके पास होगा तब भी टू द पॉइंट जितना भी है उसी को सिर्फ पढ़ने का प्रयास करिएगा जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें से। तो इस प्रकार से आपका भाषा खंड भी आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको तैयार कर लेना है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।